नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र की एनडीए सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए। इन 2 वर्षों में देश का क्या बना और बिगड़ा, इस बारे में सरकार की तरफ से जारी तमाम जानकारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने राजकाज में क्या कुछ किया, इसको उनकी जुबानी देश सुन रहा है। इस सबसे अलग बुनियादी सवाल यह है कि जनता इन 2 वर्षों पर क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जनता ने माहौल बनाकर सत्ता पर बैठाया था। मई 2014 का सत्ता परिवर्तन जनता के अभूतपूर्व निश्चय से हुआ था। उस निश्चय में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ गुस्सा, तो राष्ट्रवादी जन सैलाब ने नरेंद्र मोदी के प्रति जुनून बनाया था। जाहिर है उन्हीं बातों पर जनता आज मोदी सरकार को तौल रही होगी। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से जो भरोसा था, उसमें जैसी और जो उम्मीदें थी, उसका मनोविज्ञान सरकार की प्रचारित उपलब्धियों से कैसा मेल खा रहा है, यह लाख टके का सवाल है। हिसाब से 2 साल की अवधि लंबी नहीं होती। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव, वाजपेयी आदि की तमाम सरकारें 2 साल हनीमून का समय पाती रही। जनता परिवार और संयुक्त सरकारों के खिचड़ी अनुभव को छोड़े तो बहुमत की सभी सरकारों से मोहभंग का समय मध्यावधि के बाद शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूर्ण बहुमत और जनता की ठोस उम्मीदों में जन्मी है। जनता ने जयकारा लगाया, तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब उनकी सरकार जयकारा लगवा रही है। सरकार जो प्रचार कर रही है, जो कह रही है, उससे जनता का जयकारा लग रहा है या नहीं, यही अहम सवाल है। जनता में नरेंद्र मोदी पहले जैसे ही पूजे जा रहे हैं या अभी कोई ठहराव है? लोग फल प्राप्ति हुई महसूस कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? सरकार ने 56 भोग का प्रसाद बना देने, बांट देने का जो प्रचार किया है, उससे लोगों की आस्था में कितना, कैसा जोश आया है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने का मौका बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई का मौका बन गया है। हैरान करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले खुद को वजीर आजम के दावेदार के तौर पर पेश करने वाले रहनुमा और उनकी पार्टियां मोदी हुकूमत पर हमले नहीं कर रही है। उल्टा बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने उनके 2 साल पूरे होने पर उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने मोदी को 5 साल के लिए चुना है, इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा 3 साल में कुछ काम होगा। इसी तरह हर मामले में मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करने वाली आम आदमी पार्टी के रहनुमा भी मुखालफत की खानापूर्ति कर रहे हैं। उल्टा आपके रहनुमा कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करने में लगे हैं। मगरबी बंगाल में जबरदस्त अक्सरियत से जीत कर आई ममता बनर्जी मुखालफत करने की बजाय बीजेपी के तय हम आहंगी दिखा रही है। सिर्फ कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे होने के मौके पर नाकामियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और मुल्क भर में घूमकर उनके रहनुमा हुकूमत के खिलाफ तशहीर कर रहे हैं। रियासतों के इलाकाइयों की खामोशी आगे की सियासत का इशारा है। दरअसल कांग्रेस की हमलावर सियासत की वजह से इलाकाइयों ने अपने को पीछे किया। उनको पता है कि कई सूबों में उन्हें कांग्रेस से लड़ना है, इसलिए वो खुद को कांग्रेस के साथ दिखाना नहीं चाहते। दूसरा, आम इंतखाबात में अभी काफी वक्त है, इसलिए वो खुद को अभी उस सियासत में झोंकना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या वक्त से पहले इंतखाबात होंगे? दोनों सूबों में बरसर इक्तदार जमातों के रुख से ऐसा लग रहा है कि वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर सिर्फ इन 2 सूबों में ही नहीं, बल्कि आइंदा साल होने वाले 5 सूबों के इंतखाबात वक्त से पहले होंगे। आइंदा साल जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बरसर इक्तदार जमात समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इंतखाबी तैयारियां पूरी की है। उसने अपने तकरीबन सभी उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मौजूदा अराकीन असेंबली के अलावा 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। हुकूमत की तशहीर भी जोरों शोर से चल रही है। उसके मुकाबले बीएसपी की तैयारियां पूरी नहीं है और बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां भी शुरुआती मरहले में है। ऊपर से हाल में 2 सीटों पर हुए जिम्नी इंतखाबात में सपा को शानदार जीत मिली है, इसलिए उसके रहनुमा चाहते हैं कि नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात हो जाएं। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस की हुकूमत कई तरह के बहरान में फंसी हुई है। वजीर आला हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई की तफ्तीश चल रही है। इसके बावजूद वजीर
वजीर आला बदलने का फैसला कांग्रेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त रावत के साथ पार्टी जुड़ी हुई है। रावत के लिए जो हमदर्दी है उसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस वहां वक्त से पहले इंतखाबात करा सकती है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने ये कहकर सबको चौंकाया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और है। इंतखाबी साल में पार्टी के जो दाखिली सर्वे हुए हैं या मीडिया ग्रुपों ने इंतखाबात से कबल जो सर्वे कराए हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे बताई जा रही है। बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बताई जा रही है। बीजेपी के रहनुमा भी इस बात को जान रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी के लिए अच्छा माहौल है। माहिरीन जराये का कहना है कि बीजेपी में बीएसपी को लेकर बड़ी फिक्र है। बीजेपी रहनुमाओं को लग रहा है कि आम इंतखाबात में उसके साथ रहा दो बड़ा वोट बैंक बीएसपी के साथ जा सकता है। ब्राह्मण और दलित दोनों बीएसपी के साथ जाने के इम्कानात हैं। ऐसा होता है तो मुस्लिम पूरी तरह से बीएसपी के साथ जाएंगे और फिर मायावती जबरदस्त अक्सरियत के साथ जीतेंगी। इसलिए ब्राह्मण और दलित वोट बीजेपी को साथ बनाए रखने और मुस्लिम वोटों में बिखराव के लिए बीजेपी सदर ने सपा के साथ मुकाबला बताया है। बीजेपी चाहती है कि सपा को मुकाबले में बनाए रखा जाए ताकि मुस्लिम वोट एक मुश्त किसी की तरफ न जाए। सपा को मुकाबले में बनाए रखने का दूसरा फायदा ये है कि उसकी फिक्र में दलित और ब्राह्मण बीजेपी से जुड़ेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रैली को खिताब करते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रुकन पार्लियामेंट हूँ और उत्तर प्रदेश का रुकन पार्लियामेंट होने के नाते आप सबकी दुआएं लेने का मेरा मन करता है। मोदी ने कहा कि हुकूमत अवाम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए होती है। अवाम ने 2 साल में अच्छी तरह से हमारे कामकाज को परखा है। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि इस वक्त हम 2 साल पहले सदारती महल में हलफ ले रहे थे, उसी वक्त मैं आज मेरी मुल्क की अवाम को मेरे काम का हिसाब देने आया हूँ। मोदी ने अपने खुतबे में 2 साल में शुरू किए गए तकरीबन सभी मंसूबों के बारे में अवाम को बताया। मोदी ने कहा कि दिल्ली की हमारी हुकूमत के खजाने में 35% और सूबों के खजाने में 65% पैसा रहेगा। ये बड़ा फैसला सूबों को ताकत देने के लिए किया गया है। इस रैली को खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि मरकज की हुकूमत बने 2 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे 2 सालों के कामकाज में मुल्क की अवाम अच्छे से जानती है कि हम अवाम के तई अपनी जवाबदेही को समझते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इक्तिसादी इस्लाहात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जीएसटी बिल इस साल पास हो जाएगा। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में मोदी ने बड़े इक्तिसादी इस्लाहात नहीं होने की बात को खारिज करते हुए कहा कि असल में उन्होंने सबसे ज्यादा इक्तिसादी इस्लाहात किए हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने जो इस्लाहात की है उन्हें साबिका हुकूमतों के लिए करना मुश्किल था। दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि उन्हें आगे भी बहुत काम करना है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने हिंदुस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इक्तिसादियात को और खोला, बदउनवानी रोकने के लिए उसूलों में तब्दीली की, गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी पूरी करने की कोशिश की और हिंदुस्तान में कारोबार करना आसान बनाया। उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियां बताते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया के स्टेज पर तन्हा एक कोने में नहीं खड़ा है। अमेरिका में सदारती ओहदे के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर नरेंद्र मोदी ने तनकीद से इनकार कर दिया। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में वजीर आजम मोदी ने कहा कि इंतखाबी तशहीर के दौरान दिए जाने वाले किसी भी बयान पर हुकूमत को तनकीद नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि ट्रंप ने तशहीर के दौरान कहा था कि अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी जानी चाहिए। इंग्लैंड के वजीर आजम डेविड कैमरन समेत दुनिया के कई ममालिक के रहनुमाओं ने इस बयान की जबरदस्त मजम्मत की थी, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई तंकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में बहस के लिए कई मसले होते हैं, किसी भी हुकूमत को उन पर तंकीद नहीं करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि इंतखाबी बहस के दौरान वहाँ कई बातें कही जाएंगी, किसने क्या खाया क्या पिया, मैं हर बात पर कैसे तंकीद कर सकता हूँ। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे करने के मौके पर आज मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत ने इन 2 सालों में सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसके मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि 2 साल में हुकूमत ने तरक्की के नए पैमाने कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में हुकूमत के 2 साल को तरक्की के त्योहार के तौर पर मना रही है। शाह ने कहा कि इस मौके पर करोड़ों फख्र करने वाले बीजेपी के कारकुनान की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना को मुबारकबाद। इस मौके पर
पीएमओ की वेबसाइट पर कहा गया कि हिंदुस्तान में तब्दीली लाने के लिए सरगर्म और अवाम के मफाद के लिए इकदाम किए गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क में तब्दीली लाने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे होने के मौके पर चल रहे इश्तिहारात की मजम्मत की है। उन्होंने आज मुल्क के सभी बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर नशर किए गए इश्तिहारात को लेकर ट्वीट किया और कहा कि उनके जराये ने बताया है कि मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे होने के मौके पर इश्तिहारात पर 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। अपने और अपनी हुकूमत के इश्तिहारात को लेकर हमेशा तनाज़े में रहे केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने पूरे साल में 150 करोड़ रुपए खर्च किए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मोदी सरकार ने उपलब्धियों का जो लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया है उसमें कई नई बातें हैं। संदेह नहीं कि योजनाओं, घोषणाओं और संकल्पों में मोदी सरकार ने कमी नहीं रखी। सरकार में मेहनत भी कम नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी का सतत जुटे रहना सरकार के प्रति भरोसे का सबसे बड़ा आधार है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे करने का जैसा जश्न मनाया जा रहा है वो अपने आप में एक अनहोनी बात है। बीजेपी के तमाम रहनुमा और हुकूमत के सभी वुज़रा मुल्क भर में घूमकर 2 साल के कामकाज का ढिंढोरा पीट रहे हैं। हुकूमत की तशहीर के मुकाबले हिज़्ब इख्तिलाफ थोड़ा बैकफुट पर है। वैसे मोदी हुकूमत के आने के बाद से हिज़्ब इख्तिलाफ हमलावर है, लेकिन ऐन 2 साल के जश्न से पहले आए इंतखाबी नताइज ने तस्वीर बदल दी है। हुकूमत के 2 साल पूरे करने से 1 हफ्ते पहले असम में बीजेपी की पहली हुकूमत बनी है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी कामयाबी है और इस नतीजे ने हिज़्ब इख्तिलाफ को डिफेंस मोड में ला दिया है। अगर बीजेपी असम में नहीं जीती होती या ये इंतखाबी नताइज बाद में आने वाले होते तो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ का रुख कुछ अलग होता, फिर हुकूमत पर हमले ज्यादा तेज हो रहे होते। लेकिन नताइज ने हुकूमत को जोश से भर दिया है। अभी पार्टी और हुकूमत के रहनुमा ज्यादा यकीन से अपनी कामयाबियां बता रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात वाले सूबे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली की। उनकी हुकूमत के सीनियर वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साल की कामयाबियां बताई। बड़े बड़े इश्तिहारात देकर भी हुकूमत की कामयाबियां बताई गई। 2 साल के कामकाज को लेकर हुए सर्वे का भी दावा है कि ज्यादातर लोग हुकूमत के कामकाज से मुतमईन हैं और उनको आगे बेहतर होने की उम्मीद है। हुकूमत की इतने बड़े पैमाने पर इश्तिहारी मुहिम चलाने की एक बड़ी वजह हिज़्ब इख्तिलाफ का हमलावर रुख रहा है। ये मुमकिन पहली हुकूमत है इसे बनने के बाद से ही इतनी मुखालफत झेलनी पड़ी है। 3 दहाई के बाद बनी मुकम्मल अक्सरियत वाली पहली हुकूमत को ऐवान में कामकाज करने से जिस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ ने रोका वो अपने आप में हैरान करने वाला है। हुकूमत को आराजी तहवील बिल पर पीछे हटना पड़ा और जीएसटी का बिल अभी तक अटका हुआ है। दूसरी हुकूमतों के सामने जो परेशानी होती थी वो परेशानी इस हुकूमत के सामने पहले दिन से खड़ी हो गई। इसलिए हुकूमत की मजबूरी थी कि वो अपनी कामयाबियों की जमकर तशहीर करे। हुकूमत के पास 2 साल की कामयाबियों के तौर पर बताने को बहुत कुछ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज्यादा नए मंसूबे शुरू कराए हैं। स्वच्छता अभियान से लेकर जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और उज्ज्वला योजना जैसे अनगिनत मंसूबे इस हुकूमत ने शुरू किए हैं। इनमें से ज्यादातर मंसूबों का फायदा अभी नजर आना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 2-3 साल में इनका असर नजर आने लगेगा और तब शायद हुकूमत को अपनी कामयाबियों के बारे में खुद ढोल नहीं पीटना पड़े। लेकिन चूंकि अभी मंसूबे शुरू हुए हैं और उनका फायदा ज्यादा बड़े ग्रुपों तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हुकूमत को इनका ढिंडोरा पीटना पड़ रहा है। इन 2 सालों की एक बड़ी तब्दीली ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए अपने आप जयकारे लगाने वाली भीड़ कम हुई है। सोशल मीडिया में सरगर्म नमो ब्रिगेड प्रोएक्टिव होकर मोदी के लिए लड़ नहीं रहा है और जमीनी सतह पर भी लोग मुस्तहकम रवैया अपना रहे हैं। इसलिए भी हुकूमत को खुद ही अपना ढंडोरा पीटना पड़ रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार के 2 साल पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल के अपने कार्यकाल में केंद्र सरकार की कई मायनों में नई पहचान बनाई है। अपने नेतृत्व की निजी छाप में सरकार को जैसे ढाला है वह अभूतपूर्व है। सरकार की प्राथमिकता और एजेंडों को भी बदला। उस नाते सरकार प्रचार में अभी जो कह रही है उसे जनता कितनी पचा रही होगी। इन सबसे जनता में सरकार के प्रदर्शन को लेकर रागात्मकता बनी है या नहीं, यही आज का कोर मुद्दा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी,
आपका वाजपेयी सरकार के वक्त का अनुभव है, उस तुलना में अभी 2 साल की जो उपलब्धियां सरकार ने बताई है, 2 साल जिस तरह के गुजरे हैं, उसका तब और अब का फर्क आप किस तरह का महसूस करते हैं? देखिए, पहली बात तो 2 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है किसी भी सरकार को जज करने का, और ये बात मोदी सरकार के बारे में नहीं है, हर सरकार के बारे में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वाजपेयी सरकार के मुकाबले में इस सरकार के सामने चुनौतियां बहुत कम हुई हैं 2 साल में। कम हुई है क्योंकि वाजपेयी सरकार पहले दिन से राजनीतिक यानी स्थिरता पर ही बहुत उलझने झेलती रही, क्योंकि उस समय कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत सारे दल थे, जयललिता आ रही है जा रही है, उस फ्रंट पर इस सरकार को स्थिरता के मायने में कोई चुनौती नहीं मिली। लेकिन ये माना जाता है एक तरह से धारणा के नाते कि इस सरकार का हनीमून पीरियड बहुत कम रहा, शुरुआत से ही कांग्रेस से और संसद के अंदर टकराव चालू हो गया था। नहीं, देखिए, ये हनीमून की जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको शायद लोग लिंक कर रहे हैं चुनाव के नतीजों से जो दिल्ली के आए या उसके बाद बिहार के आए। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार के सामने चुनौतियां जैसे वाजपेयी सरकार के सामने आई, स्थिरता की आई, उसके बाद संसद पर हमला हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया, कारगिल हो गया, ऐसी कोई बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने 2 साल में नहीं आई। अब जहां तक ये है कि अगर आप उनका कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि पहले 2 साल में सरकार के बारे में कुछ ऐसा कहने लायक नहीं है कि जिससे आप कहो कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, क्योंकि 2 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। आपके अनुसार ये हर सरकार के साथ नहीं हुआ, भले जो बहुमत वाली सरकार रही हो, भले नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी, 2 मध्यावधि तक का मामला, 2.5-3 साल तक के मामले में सरकार के प्रति सद्भावना, पॉजिटिव इमेज हमेशा चलती आई रही है। नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि वाजपेयी सरकार के सामने पहले दिन से ही चुनौतियां थी। वो तो चुनौती थी कि अपने अस्तित्व के लिए सर्वाइवर वाली थी, लेकिन बदनामी नहीं थी। नहीं, बदनामी नहीं थी। तो किसी भी सरकार की अगर पहले 2 साल में कोई बदनामी नहीं होती, जैसे यूपीए 2 में क्या हुआ, 2009 में आए, 10 के बाद से लगातार 14 तक आरोप लगते हैं। पर यूपीए 1 के अंदर उनके 4 साल बिल्कुल अच्छे निकल के गए थे। नहीं, अब हम उसको पीछे मुड़कर देखें तो हमको लगता है उनके पहले 4 साल ठीक निकले। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसीलिए मैंने कहा कि यूपीए 1 से अगर आप कंपेयर करते हो मोदी सरकार को, तो पहले 2 साल में कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण लोग ये कहें कि हाँ, ये सरकार बदनाम हो गई। जनता में परसेप्शन के नाते, क्योंकि ये सरकार जनता के बीच में जयकार है, जनता ने जिस तरह के जोश के साथ में, दीवानगी के साथ में सरकार को लाया, वो दीवानगी आज की तारीख में क्या है, ये एक कसौटी की बात है। नहीं, देखिए, ये तो रह नहीं सकती। चुनाव के समय जो माहौल बनता है, जिसके चलते लोगों ने इस सरकार को चुना, अब उस माहौल में हर समय तो नहीं रहा जा सकता। इस सरकार को कुछ करके दिखाना है। अब नीतियां शुरू की गई हैं, उनका जो रिजल्ट सामने आने में समय लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल परसेप्शन सरकार के बारे में अभी ये है कि हाँ, अभी इनको और समय दिया जाना चाहिए। 5 साल जब पूरे होंगे तब लोग सचमुच में इसको परखेंगे। सरकार का जो एजेंडा था, सरकार ने जो कहा, और जनता की जो उम्मीदें थी, उन दोनों के बीच में संतुलन के नाते या उन दोनों के हिसाब के नाते आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो वादे किए, लोगों की जो अपेक्षा थी, उसके लिए कुछ तो नीतिगत फैसले करने पड़ते हैं, और अगर वो नीतिगत फैसले हो रहे हैं तो उनके क्रियान्वयन में और उनका नतीजा आने में कुछ तो समय लगेगा। पर आपके अनुसार नीतिगत के नाते सबसे बड़े या मतलब जो कि दीर्घकालीन प्रभाव वाले कौन कौन से आप? देखिए, इसमें मुझे जो लग रहा है, इस सरकार की 2 साल की जो एक समस्या, इसको सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि वाजपेयी सरकार की चुनौतियां अलग थी, इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी ना होने के कारण, उसके चलते कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जो इसका लाभ उठाकर सरकार के कामकाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इनके बिल नहीं पास होने दे रहे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जब ये मानसून सत्र शुरू होगा तब तक राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे, और ममता बनर्जी की जीत के बाद जैसी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये संकेत आ रहे हैं कि वो अब राज्यसभा में इस सरकार के खिलाफ रोड़े नहीं अटकाएगी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर जो उसको चुनौती दी है, इसलिए ममता अगले सत्र से राज्यसभा में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ खड़ी हुई नहीं दिखेगी, जिसके चलते इस सरकार के बहुत सारे लटके हुए फैसले जो है वो अगर पास होंगे तो जिस स्पीड से लोगों को अपेक्षाएं हैं
जो ऐसे मुद्दे अटके हुए हैं, जैसे जीएसटी का बिल है और बहुत से मुद्दे हैं, वो अगर तेजी से आगे गति पकड़ेंगे तो मुझे लगता है जब हम अगले साल 26 को मिलेंगे तो लगेगा कि सचमुच में जो सरकार ने प्रयास शुरू किए थे उनका नतीजा सामने आने लगा। अशोक जी, पिछले 2 साल में राजनीति ज्यादा हुई है या राजकाज ज्यादा हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों चीजें हुई हैं। राजनीति इसलिए हुई है कि विशेष तौर से जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने आकर और कुछ हद तक बिहार में नीतीश ने एक चुनाव के दौरान एक राजनीति हुई। देखिए, इस देश की समस्या क्या है, साल में 2-2 बार तो चुनाव होता है, चुनाव होगा तो राजनीति होगी। अब जब एक चुनाव समाप्त होता है तो राजनीति भी थोड़ी ठंडी पड़ती है, लेकिन फिर चुनाव आता है। अभी लकीली अच्छा ये है कि अगले साल के शुरू तक चुनाव नहीं है, तो आप देखेंगे अब के बाद से लेकर राजनीति कम होगी, क्योंकि राजनीति चुनाव के साथ जुड़ी रहती है और चुनाव बहुत हुए तो राजनीति भी बहुत हुई। लेकिन सरकार ने अपनी ओर से कदम बढ़ाए हैं, उसमें मुझे लगता है समय लगेगा उनके रिजल्ट ग्राउंड पर दिखाई देने के। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।